हेडलाइंस के बाद अब रुक करेंगे खबरों का और बात सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। जी हां, प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद क्लीन सिटी इंदौर में आज 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। आज उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, ये थीम पर इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इसमें 20 से ज्यादा देशों के राजदूत, उच्च आयुक्त, वाणिज्य दूतावास और राजनयिक भाग लेंगे। इसके साथ ही कुमार मंगलम बिरला, नोएल टाटा, नादिर गोदरेज, पुनीत डालमिया और अजय पिरामल सहित देश के नामी उद्योगपतियों ने भी समिट में शामिल होने की सहमति की है। समिट में फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रसायन, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, रसद, पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा जैसे अलग अलग सेक्टर के प्रमुख उद्योगपतियों की भागीदारी होने जा रही है। वहीं कार्यक्रम में पर्यावरण का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। ये पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन कल होगा, यानी कि 2 दिनों का ये समिट है जिसका आगाज आज वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, तो वहीं कल इसका समापन होगा। लेकिन 2 दिनी ये 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस समिट में नामी गिरामी उद्योगपति शिरकत करने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नए रास्ते खोलने जा रहा है। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद अब इंदौर पूरी तरह से तैयार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। आपको बता दें कि ये 7वां ग्लोबल समिट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें संबोधित करेंगे। कौन कौन सम्मिलित होगा ये भी आपको बता दें। 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल इस इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। 20 से ज्यादा देशों के राजदूत और राजनयिक इसमें हिस्सा लेंगे। अपने आप में बेहद खास ये समिट, देश के नामी उद्योगपतियों ने भी इस समिट में हिस्सा लेने की सहमति दी है। कुमार मंगलम बिरला, नोएल टाटा जैसे बड़े नाम इस समिट में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। वहीं नादिर गोदरेज, पुनीत डालमिया, ये तमाम वो नाम है, बड़े उद्योगपतियों के ये नाम जो इस समिट में हिस्सा लेने वाले हैं और इस लिहाज से ये समिट, इन्वेस्टर समिट, बेहद खास रहने वाला है। देखिए, फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रसायन, ये वो तमाम सेक्टर्स जिन पर फोकस इस समिट में रहने वाला है। किन सेक्टर्स पर फोकस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होगा, ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि सूरीनाम और गयाना के राष्ट्रपति जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी जिन्होंने विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया था, वो भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। भविष्य के लिए तैयार राज्य, इस थीम पर इस समिट का आगाज। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इंदौर को दुल्हन की तरह इसके लिए सजा दिया गया है। समिट को लेकर इंदौर के विजयनगर मॉल एरिया, विजयनगर चौराहा, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के बाहर बापट चौराहा, रीगल चौराहा, राजवाड़ा छतरी और राजवाड़ा चौक पर आकर्षक साज सज्जा का जायजा लिया संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर शहर तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है और उस बात का सबूत है कि इंदौर शहर में आने वाले 1 साल में मेट्रो का ट्रायल भी होना है। इंदौर के विजयनगर चौराहे पर हम लोग खड़े हुए हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं और जिस तरीके की साज सज्जा और रात का चकाचौंध का माहौल इंदौर शहर में आपको देखने को मिल रहा है, यह इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां की गई हैं। आप देख रहे हैं कि चारों ओर जहाँ तक भी आपकी नजरदारी होगी, वहाँ पर आपको लाइटिंग और अत्याधुनिक साज सज्जा के साथ में इस शहर को सजाया गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि इंदौर शहर में अब आगामी जो इन्वेस्टर समिट की जो तैयारियां हैं और उसके आगामी जो अच्छे परिणाम निकल के आने हैं, उसको लेकर इंदौर शहर को काफ़ी अच्छी साज सज्जा से सजाया गया है। ये सामने की ओर मैं आपको फिर से एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये मेट्रो लाइन जो है, ये सामने की ओर से मेट्रो लाइन जा रही है, जो कि सुपर कॉरिडोर से शुरू होके इंदौर के बापट चौराहे से होते हुए रेडिसन चौराहे के आगे रोबोट चौराहे तक जाएगी, जिसके पहले फेज़ का ट्रायल जो है वो दिसंबर 2023 जो है, माफ़ कीजिएगा 2024 के अंत तक जो इसका पहला ट्रायल करने की जो अपेक्षा है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताई है। और इंदौर शहर को लेकर वो हमेशा कहते हैं कि इंदौर शहर उनके सपनों का शहर, और ऐसे में मध्य प्रदेश में निवेश की काफ़ी ज़्यादा संभावना है और इन्वेस्टर समिट जो होने वाला है उसमें काफ़ी सारी ऐसी संभावनाएं भी निकल कर आएंगी। कैमरा पर्सन सतीश राठे के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। वहीं आज से होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सियासत भी गर्म है।
इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम में लगा है। आज कई चुनौतियां हैं, दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत इनसे निपटने में लगा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने दूसरे दिन भी हाथ जोड़कर प्रवासी भारतीयों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि असुविधा हुई तो हमें क्षमा कीजिए। Presiding over the G20 this year with the theme One Earth, One Family, One Future. This theme, inspired by our ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, reflects India's commitment to just and equitable growth for all in the world. 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इंदौर में बुधवार से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन शुरू हो रहा है, जिसमें 68 से अधिक देशों के बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स के साथ ही देश के 68 से अधिक उद्योग समूह ने शामिल होने की सहमति दर्ज कराई है। साथ ही 6000 रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। प्रदेश की 6 कंपनियों ने 9617 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव भी सरकार को दिया है। इधर इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा। हम तो स्वागत करते हैं जिनका भी जो भी इन्वेस्टमेंट समिट में आए, पर आप केवल भाषण से ही इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। एक और जहां चुनावी साल में सरकार की कोशिश है कि वो प्रदेश में निवेश लाकर रोजगार के मौके बढ़ाए, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों को लेकर लगातार घेरेबंदी कर रहा है। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का समापन हो चुका है। समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। वहीं सम्मानित हुए सभी प्रवासी भारतीयों ने कला, संस्कृति और उद्योग के साथ ही कई क्षेत्रों में भारत का नाम ऊंचा किया है। वहीं अलग पहचान भी उन्होंने बनाई है और इसके साथ सम्मानित प्रवासी भारतीय ने भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया। सम्मानित प्रवासी भारतीयों से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का समापन हो चुका है और इस प्रवासी दिवस पर कई लोगों को सम्मानित किया गया है। उसमें से ऐसी कुछ विभूतियाँ जिन्होंने कई ऐसे अहम काम किए थे जिनका राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे साथ मौजूद है अमित लाड, जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के दौरान वहाँ पर जो भारतीय हैं उनकी काफ़ी मदद की थी। सर, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, कितना डिफ़िकल्ट टाइम था वो? बहुत गर्व की बात है। ऑफ कोर्स राष्ट्रपति और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्निशन और अवार्ड मिलना। बात करें तो यूक्रेन की युद्ध की, तो वो बहुत संकट का समय था हिंदुस्तान के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। 23,000 बच्चे वहाँ फंसे हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, वो अगर वो नहीं लेती, और यूरोपियंस तो बहुत सरप्राइज थे कि आपकी गवर्नमेंट कितनी पैशनेट है आपके इंडियन नेशनल्स के लिए। तो हमारे नॉट ओनली दरवाजे पे इंडियन नेशनल्स को लेके आई भारत सरकार, बट बाकी के नेशनल्स भी जो आए, यूएई के, सऊदी अरेबिया के, यूएस के, नंबर ऑफ कंट्रीज़ के, बांग्लादेश के, सबको हिंदुस्तान वापस रिपैट्रिएट किया गया और उनको आगे भेजा गया। जो इंदौर आए थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए काफ़ी उत्साहित है और आगे भी दुनिया में इसी तरीके से प्रवासी भारतीय भारत के नाम को लेकर आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी के दौरे पर रहने वाले हैं। सिहावा विधानसभा क्षेत्र में आज उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम होना है। खिसौरा और बेलर गांव आज मुख्यमंत्री जाएंगे, जनसभा वहां पर करेंगे। विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। इन क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही आम जनता से भी वो वहां पर संवाद करेंगे। जिस तरह से भेंट मुलाकात कार्यक्रम का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इसके तहत आम जनता से सीधे बातचीत सीएम भूपेश बघेल करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, त्वरित निराकरण भी होता है और इसके साथ ही फीडबैक भी लिया जाता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे जो जनता है वो कितनी लाभान्वित हो रही है। तो आज खिसौरा और बेलर गांव में मुख्यमंत्री की आम सभा होगी और विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन धमतरी के इस दौरे पर वो करने वाले हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है 90 विधानसभा क्षेत्र का और इसी के तहत आज धमतरी के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बढ़ते हैं आगे, बात राजधानी रायपुर की। आपको बता दें कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं।
इधर रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के पास एनआईटी के सामने निर्माणाधीन युद्ध हब और चौपाटी के साथ ही रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के दूसरे कार्यों की लड़ाई अब हाईकोर्ट के बाद दिल्ली तक जा चुकी है। आरएससीएल के कामों की शिकायत करने के लिए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री राजेश मूनत के साथ ही शहर जिला अध्यक्ष और भाजपा के 26 पार्षद आज दिल्ली जाएंगे और शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इसकी शिकायत करेंगे। चौपाटी के विरोध में धरने पर पूर्व मंत्री राजेश मूनत बैठे हुए हैं, जिनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसी से आरएससीएल के कामों की जांच की मांग की जाएगी। साथ ही स्मार्ट सिटी के कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के दस्तावेज भी वो सौंपेंगे। प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए के ज्यादा दिए, जिस धन का दुरुपयोग यहाँ के महापौर, यहाँ के अधिकारियों ने मिलकर के किया। चाहे वो तालाब निर्माण की बात हो, सौंदर्यीकरण की बात हो, चौक चौराहों की बातचीत हो, और इसीलिए इन सब के तथ्य एकत्र होकर के हम माननीय केंद्रीय मंत्री पुरी जी से मिलेंगे। सब लोग जाकर के शिकायत करेंगे, इसकी जांच की मांग करेंगे। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से करने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां प्रदेश में पूरी कर ली गई हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा अगले 2 महीने तक निकालेगी और इस दौरान कांग्रेस हर ब्लॉक, हर घर, हर परिवार तक पहुंचेगी, जिसमें पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता शामिल होंगे। हर घर पर एक स्टिकर भी लगाया जाएगा। यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा के समय के राहुल गांधी के भावनात्मक पलों को भी एलईडी के जरिए जनता को दिखाया जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी के संदेश के साथ प्रदेश सरकारी उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाने जा रही है। वहीं इस यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनसंपर्क की रिहर्सल भी माना जा रहा है। भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर 26 जनवरी से 2 महीने का हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में हर बूथों में, हर गांव में जाएगी और भारत जोड़ो का संदेश है, माननीय राहुल गांधी जी का संदेश है। वो संदेश और केंद्र सरकार की नाकामियां और हमारी सरकार की उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अजब सिंह की विधायकी सुरक्षित कर दी है। आपको बता दें कि अजब सिंह को ग्वालियर के स्पेशल कोर्ट ने जमीन के फर्जीवाड़े केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने अयोग्य मानते हुए विधायकी को समाप्त करने के निर्देश जारी कर दिए थे। स्पेशल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे कांग्रेस विधायक की ओर से ये दलील दी गई कि जिस जमीन के फर्जीवाड़े में उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है, उस जमीन में उनकी संलिप्तता साबित नहीं होती, बल्कि इस सेल डीड में विधायक की पत्नी का नाम है। के केस में सजा मिली थी 2 साल की, उसको भी स्थगित करने की मांग की थी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने उनको जमानत देते हुए साथ में जो उनका अजब सिंह कुशवाहा का जो कन्विक्शन है उसको भी स्टे कर दिया है। अब यानी इसका सीधा अर्थ ये निकलेगा कि अब वो सुमावली के विधायक बने रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। कोलकाता एसटीएफ की टीम खंडवा पहुंची, जहां से टीम ने आतंकी संगठन सिमी से जुड़े अब्दुल रकीब कुरैशी को गिरफ्तार किया है। रकीब को ट्रांजिट रिमांड पर अब कोलकाता ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि अब्दुल रकीब सिमी का सक्रिय सदस्य रहा है और खंडवा में उसके खिलाफ 3 मामले दर्ज थे, जिसमें से 2 में वो सजा काट चुका और तीसरे मामले में वो जमानत पर रिहा हुआ था। जेल से छूटने के बाद से ही रकीब खंडवा के 16 खोली क्षेत्र में ऑटोमोबाइल की दुकान चला रहा था। कोलकाता में सरकार विरोधी गतिविधियों में सोशल मीडिया पर रकीब का कनेक्शन भी सामने आया। वही मामले की छानबीन करते हुए कोलकाता एसटीएफ खंडवा पहुंची थी। कोलकाता में 2 दूसरे आरोपियों के साथ रकीब पर देश विरोधी, सरकार विरोधी गतिविधियों की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। आईपीसी के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें 2 आरोपियों को वहां गिरफ्तार किया था और उसी की विवेचना के तारतम्य में एसटीएफ ने खंडवा के अब्दुल रकीब कुरैशी पिता अब्दुल वकील को भी इसमें सह आरोपी बनाया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की एसटीएफ की टीम कल यहां पे आई थी। जो आरोपी अब्दुल रकीब जिसको गिरफ्तार किया गया था, ये पूर्व में भी सिमी का सदस्य रहा है। इसके खिलाफ पूर्व में 3 अपराध थे जिसमें सजा सुनाई गई थी।
और अब वेदर रिपोर्ट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से एक मामूली राहत जो है वो जरूर मिली है, लेकिन नौगांव का तापमान 2.5 डिग्री रहा है। पिछले कई दिनों से 1 डिग्री और माइनस तक में नौगांव का टेम्परेचर चला गया था, लेकिन अब नौगांव का टेम्परेचर थोड़ा बेहतर 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कड़ाके की ठंड से यहाँ के लोगों को मामूली राहत मिली है। अगर दूसरी जगहों की बात करें तो दतिया का टेम्परेचर 5.6 न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। उमरिया की बात करें तो 4.3, रीवा में 5.4, इसी तरह से भोपाल का तापमान भी 7.9 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे के लिए हालांकि अलर्ट जारी किया है। वहीं चंबल संभाग, ग्वालियर, दतिया, सागर और दमोह में घना कोहरा छाया रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले में भी घना कोहरा छाया रहेगा। तो मध्य प्रदेश में कोहरे से राहत तो नहीं है, लेकिन ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं भोपाल में आज से स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं। आज से पहली से लेकर 8वीं तक की क्लासेस लगाई जाएंगी। 2 पाली वाली क्लासेस 9:30 के बाद लगाई जाएंगी। वहीं ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टी की गई थी, जिसके बाद आज से क्लासेस वापस लगाई जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत जनता को। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है। कई जगहों पर आज भी शीतलहर की हालांकि संभावना है। बात करें सबसे कम तापमान की तो 5.7 डिग्री सेल्सियस जशपुर में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बिलासपुर में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि पहली पाली की क्लासेस सुबह 8 बजे से लगाई जाएंगी। वहीं बढ़ते ठंड के चलते ये फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह में ठंड का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं बिलासपुर में भी जिस तरह से ठंड पड़ रही है उसे देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ विवेक पटैया मध्य प्रदेश से और जितेंद्र थवाई छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रुक करेंगे जितेंद्र, आपका ही छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, कई जिलों के लिए शीतलहर के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन बात अगर प्रॉपर बिलासपुर की करें तो बिलासपुर में जिस तरह से सवेरे काफी ठंड पड़ रही है, इसको लेकर स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। क्या अपडेट्स है स्कूलों के लिए, विशेष तौर पर बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तर भारत से शुष्क हवाओं का आना लगातार जारी है, ठंड लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर लगातार डाउन होता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें स्कूल बच्चों को होता था, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। स्कूलों का जो संचालन है वो बदले समय से होगा। इसमें मुख्य तौर पर अगर बात करें तो 2 पालियों में लगने वाले जो स्कूल है वो सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक लगेंगे। इसके साथ ही 12:30 बजे से 4:30 बजे तक ये स्कूलों का संचालन होगा। प्रथम पाली में जिस तरह से सुबह के वक्त 8 से 12:30 बजे तक बच्चे यहाँ पर स्कूल आएंगे, वहीं दूसरी पाली में अगर बात करें तो बच्चे 12:30 से 4:30 बजे तक रहेंगे। जो स्कूल एक पाली में संचालित होते हैं उनका समय यथावत रखा गया है। वो स्कूल अगर वो निजी स्कूल है, शासकीय स्कूल है, तो वो 8 बजे से 4:30 बजे तक संचालित हो सकेंगे, और शासकीय स्कूल है वो यहाँ पर 10 बजे से 4 बजे तक 4:30 बजे तक संचालित होंगे। ऐसे में जो राहत है कहीं न कहीं स्कूली बच्चों को यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था जो न्यूनतम पारा था बहुत अधिक नीचे गिर गया था, जिसके बाद कई स्कूलों में यहाँ पर छुट्टी की भी घोषणा जो है वो की गई थी। यहाँ पर 7 तारीख तक जो अवकाश है वो दिया गया था। हालांकि उसके बाद अब जब दोबारा फिर से स्कूल खुला है, ठंड का प्रभाव कम नहीं हुआ है, लगातार ठंड अगर कहें तो वो बढ़ते जा रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर जिला प्रशासन ने राहत स्कूलों निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि बच्चों को और बुजुर्गों को खास तौर पर शीतलहर के वक्त बचाने की आवश्यकता, और उसी को लेकर ये स्कूल का टाइम बदला गया है। रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। विवेक, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उसको लेकर 10 जनवरी तक तो स्कूल में छुट्टी थी, लेकिन आज से एक बार फिर से स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। थोड़ी सी ठंड से राहत है, लेकिन क्या इतनी राहत है कि वापस से स्कूल खोल दिए जाएं?
स्कूलों में जो स्थिति है वो अब बच्चों के आने लायक है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो लगातार तापमान में बढ़ोतरी को लेकर है, जिसकी हम देख भी रहे हैं कि एक मामूली अंतर से जो तापमान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां राजधानी भोपाल का तापमान 6 डिग्री के आसपास हुआ करता था, वो अब 7 से 8 डिग्री के आसपास है। इसी तरह जो सबसे ठंडे शहर थे, नौगांव है, दतिया है, उमरिया है, यहाँ पर भी तापमान में मामूली इजाफा हो रहा है। और इसी कारण मौसम विभाग के पूर्वानुमान के कारण राजधानी भोपाल में जो है आज से स्कूल जो है वो ओपन हो रहे हैं। और जो छोटे बच्चों की जो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जो शिफ्ट है वो सुबह 9 बजे के बाद जो है लगेगी। जो स्कूल 2 पालियों में लगते हैं वो स्कूल 9 बजे से लगेंगे और जो स्कूल 1 पाली में लगते हैं वो 9:30 बजे से लगेंगे। आज से स्कूल ओपन हो रहे हैं। ठंड में भी मामूली राहत मिली है और तापमान में भी इजाफा हुआ है। साथ ही बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल इलाके में आज कोहरा, घना कोहरा रहने की चेतावनी जो है मौसम केंद्र ने जारी की थी। लेकिन एक संभावना जो मौसम केंद्र को ये है कि अब आने वाले समय में कुछ दिन मामूली राहत जो है ठंड से जरूर मिलेगी। जैसी ठंड अभी कुछ दिन पहले पड़ी थी वैसी ठंड दिखाई नहीं देगी, लेकिन ओला और पाला ये जो है असर अपना दिखाता हुआ दिखाई देगा। और पाले से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसानों को है, किसानों की फसलों को है। इसलिए कृषि विभाग बिल्कुल विवेक, तो दोनों ही जगहों पर ठंड से थोड़ी सी राहत और उसको लेकर अब स्कूली बच्चों को भी रियायत तो मिली है। तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ देर के बाद आपके बच्चे स्कूलों के लिए निकलेंगे तो आप उनका विशेष ध्यान रखें और गर्म कपड़े सही से पहनाएं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां पर असुरक्षित मकानों को गिराने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी। होटल मलारी में से डिमोलिशन अभियान की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद जर्जर मकानों को गिराया जाएगा। स्थानीय लोग प्रशासन की कार्रवाई का हालांकि विरोध कर रहे हैं। प्रभावित परिवार लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मकानों को गिराने की प्रक्रिया CBRI दल के निगरानी में की जानी है। वहीं NDRF की टीम को भी मौके पर भेज दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव इस संबंध में आज बैठक भी करने वाले हैं। अब बात खेल जगत की। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के साल का पहला वनडे जीत लिया है। टीम ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 67 रन से हरा दिया है। विराट कोहली ने 87 गेंदों पर 113 रन के शतक के दम पर जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 373 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और जवाब में श्रीलंका 8 विकेट पर 306 रन ही बना सके। वहीं दूसरा मुकाबला 12 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए हमर बानी हमर कोट।